Yo, what's up guys? Welcome back to our YouTube channel in the world of knowledge. So कैसे आप सभी लोग? I hope you are all fine. So today we are going to study class 9, chapter 5 biology. That is cell, basic unit of life. So let's begin. So first we got some information about cell. तो सेल सबसे the smallest unit of life होता है. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्लांट हो एनिमल वो सेल से बना होता है. उसका बेसिक ब्रिक सेल ही होता है. उसकी बिल्डिंग ब्रिक जो कि उसका मतलब कि बिल्डिंग ब्लॉक उसका सेल ही होता है. सेल स्ट्रक्चरल इसलिए होता है क्योंकि उसके फंक्शन के हिसाब से उसका स्ट्रक्चर भी होता है. जैसे नर्व सेल लंबे होते हैं क्योंकि उन्हें दूर दूर तक फाइब्रस होते नर्व सेल्स फाइब्रस और लंबे होते क्योंकि उन्हें दूर दूर तक सिग्नल्स पहुंचाने होते हैं, इसलिए उन्हें लंबा होना पड़ता है. वहीं हम लोग बात करें मसल्स में, मसल सेल्स स्मूथ होते हैं क्योंकि उन्हें बार बार आगे पीछे हिलना रहता है एक से दूसरी चीज़ों को हिलाना रहता है. और इसीलिए उन्हें सेल्स को हम लोग स्ट्रक्चर और फंक्शनल कहते हैं. और अगर अब हम लोग आगे चले तो सेल का डिस्कवरी हम लोग पढ़ लेते हैं. तो सेल का डिस्कवरी ये अब जो आप में से बहुत सारे लोग एनसीईआरटी यूज करते होंगे तो उसमें नोट टू नोट करके दिया हुआ होगा. इसे पढ़ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. वैसे अगर आपके पास किसी में से नहीं है तो फिर आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका. तो सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. सबसे पहले सेल को डिस्कवर करने वाले थे रॉबर्ट हुक. इन्होंने 1665 में डिस्कवर किया था. उन्होंने कॉक्स सेल को ऑब्जर्व किया था और फिर कॉक्स अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से जिनमें उन्होंने देखा कि छोटे छोटे लिटिल कंपार्टमेंट्स है जिनका नाम उन्होंने सेल रख दिया क्योंकि सेल का मतलब एक छोटा रूम होता है. और फिर एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने 1674 में इम्प्रूव माइक्रोस्कोप के साथ वॉन डोटन में रहने वाले फ्री लिविंग सेल्स को पहली बार देखा. रॉबर्ट ब्राउन ने 1830 में न्यूक्लियस को डिफाइन किया, बताया उसके बारे में. फुर्किंजे ने 1839 में प्रोटोप्लाज्म के बारे में हमें बताया. उसके बाद सेल थ्योरी जो कि स्क्लेटन और स्कवान की तरफ से बताई गई थी कि सभी प्लांट और एनिमल्स सेल से बने हुए होते हैं और वहीं उनका बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है. स्क्लेटन ने 1838 में और स्कवान ने 1839 में. और वर्क ने इस चीज को एक्सपेंड किया 1885 बाय सजेस्टिंग दैट कि सभी सेल्स जो है आज जो भी सेल्स हैं वो पहले के प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आए हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. अब जो हम लोग सेल्स के बारे में बात करें कि सेल्स मेनली दो टाइप में डिवाइड किए जाते हैं, दैट इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. तो प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पुराने हैं, जिनमें डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है और वो हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं क्योंकि वो मल्टीसेलुलर नहीं हो सकते, वो हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं. ये भी एक पॉइंट है. तो ऐसा इसलिए क्योंकि वो पुराने, उनमें इतने ज़्यादा उनका बॉडी फंक्शन इतना ज़्यादा डिजाइन नहीं है, इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है. लेकिन जब डेवलप हो जाता है तो फिर वो यूकैरियोटिक सेल बाद में वही डेवलप होकर यूकैरियोटिक सेल्स बने हैं जो जिनमें और एक्स्ट्रा फंक्शंस है, जैसे कि उनका न्यूक्लियस डिफाइन होता है, हम उसे आसानी से पहचान सकते हैं. साथ ही साथ वो मल्टीसेलुलर भी होते हैं और जो डिफरेंसेस हैं. और अब हम बात करते हैं सेल तो हमने पढ़ लिया, अब ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ लेते हैं. जैसे कि हमारे शरीर में ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी अलग अलग चीज़ों में अलग अलग फंक्शन करने में हेल्प करते हैं. उस तरह सेल में भी ऑर्गन टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि उसकी अलग अलग फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. तो हम लोग उनके बारे में भी पढ़ने जा रहे हैं. पहला हम लोग पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द सेल मेम्ब्रेन. तो ये सेल का आउटर मोस्ट लेयर होता है. एनिमल सेल में तो आउटर मोस्ट लेयर होता है, वही प्लांट सेल में इसके पर भी एक एडिशनल कवरिंग होती है सेल वॉल की जो कि लिपिड जो कि बनी जो कि तो प्लांट सेल में एडिशनल एक इसके ऊपर कवरिंग होती है जिससे हम लोग सेल वॉल कहते हैं. ओके. और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड से बने हुआ होता है और जनरली पानी
और फिर ये जो है कंट्रोल करता है कि क्या चीज़ सेल के अंदर जाएगी, क्या चीज़ सेल बाहर जाएगी। ये मतलब कि सेमी पेरिनेयल मेम्ब्रेन होता है, ये कुछ ही चीज़ों को अलाउ करता है अंदर जाने के लिए और कुछ चीज़ों को अलाउ नहीं करता। और ये एक तरह से गेटवे की भी तरह काम करता है, मतलब किसी इसकी इजाज़त के बिना कोई भी चीज़ अपने आप से अंदर नहीं आ सकती, सेल के अंदर नहीं आ सकती। अब सेल के अंदर चीज़ें आती है भी हैं तो कैसे आती हैं, तो वो सब आती हैं एक सेल के अंदर चीज़ें का ट्रांसपोर्टेशन बोल रहा है कि बाहर से चीज़ें अंदर आती है और अंदर से चीज़ें जो बाहर आती है वो होती है ऑस्मोसिस की वजह से। ऑस्मोसिस क्या होता है ना, जब हम लोग डिफ्यूजन पढ़ा कि एक गैसेस का कंसंट्रेशन एक जगह ज़्यादा से दूसरी जगह जाने जाते हैं जहाँ पे वो उसका कंसंट्रेशन कम है वहाँ पे जाने लगती है। वाटर, जब ऐसा केस वाटर के साथ होता है तो फिर हम लोग उसे ऑस्मोसिस कहते हैं, मतलब कि डिफ्यूजन इन द केस, डिफ्यूजन इन द केस ऑफ वाटर इज नोन एज ऑस्मोसिस, ये आप कह सकते हो। तो ऑस्मोसिस के केस में भी ना 3 केसेस होते हैं। पहला हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, जब वाटर जो होता है ना, जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है और जिसकी वजह से मतलब सेल के अंदर होता है हाई कंसंट्रेशन, बाहर होता है लो कंसंट्रेशन, तो अंदर से बाहर जाता है तो फिर हाइपरटोनिक हो जाता है, पतला सिकुड़ जाता है। आइसोटोनिक वाला केस अलग है क्योंकि उसमें दोनों साइड में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर है, तो फिर इसलिए वाटर जितना अंदर आता है उतना ही बाहर जाता है। इसलिए उस केस में क्या होता है ना कि उस केस में सेल का साइज को किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं हो पाता। और हाइपोटोनिक में सेल पानी के अंदर सेल के अंदर पानी आता है जिसकी वजह से वो फूलने लगता है, वो केस हाइपोटोनिक कहते हैं हम उसे। ओके, और जब प्लाज्मोलाइसिस के बारे में बता देता हूँ कि जब हाइपरटोनिक जब वो सिकुड़ जाता है, वो वाला केस जब होता है तो उस केस को हम लोग कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। जब सेल जब श्रिंक कर जाता है क्योंकि उसके अंदर पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, बाहर की साइड पानी का कंसंट्रेशन कम होता है। जैसे कि हम अगर किसी तरह के सेल को एसिड में डालेंगे तो एसिड में वाटर का कंसंट्रेशन कम है और वहीं उस सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन हाई है तो फिर वो सेल सिकुड़ने लगेगा। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है साइटोप्लाज्म, ये मतलब कि एक मीडियम की तरह काम करता है जिस पर सेल अपने सभी फंक्शंस कर पाता है, एक बेस की तरह काम करता है, एक जमीन की तरह जिस पर सभी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसके अंदर, और ये जली होता है, पूरा कंप्लीटली जली की तरह होता है और इसी के अंदर सारे बाकी सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं इसी पर काम करते हैं। साइटोप्लाज्म के बाहर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लांट्स के केसेस में उनके ऊपर एडिशनल कवरिंग होती है जिसे हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म जो कंप्लीटली जेली लाइक सब्सटेंस है जैसे मैंने आपको बताया, और फिर इसी में डिफ्यूजन हो पाता है। ओके, नेक्स्ट है न्यूक्लियस। तो फिर सेल का जो सबसे मेन ब्रेन की तरह काम करता है, जैसे हमारे शरीर के अंदर ब्रेन होता है जो कि बाकी सभी चीजें हमारे शरीर के अंदर होने वाली हर तरह की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, वैसे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। वो बताता है कि किस सेल ऑर्गेनल को क्या करना है, कैसे करना है। न्यूक्लियस जो है स्मॉल राउंड और मेम्ब्रेन बाउंड होता है। न्यूक्लियस के ऊपर भी अपने अलग से मेम्ब्रेन होते हैं जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और फिर उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी होता है क्योंकि सेल जब रिप्रोड्यूस करता है तो फिर वो अपना एक कॉपी बनाता है, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी। तो फिर वो जो कॉपी बनती है ना वो इसी की वजह से बनती है क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल सेंटर में सेव रहता है और वो अपने बॉडी को डिवाइड करने के लिए जब वो रेडी हो जाता है तो फिर वो अपने बॉडी को डिवाइड करने के लिए एक सेल ऑर्गेनल्स की कॉपी बना लेता है दोनों साइड में, दोनों साइड इकट्ठा हो जाता है, फिर न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, दोनों बदल टूट जाता है जिसमें सेम मतलब कि बिल्कुल सेम जेनेटिक मटेरियल होता है। फिर वो साइटोप्लाज्म बेस से कट जाता है और बाहर में उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन जो है वो ग्रो कर जाती है। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है? तो न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स। और इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन। जब वो सेल रिप्रोड्यूस करने के लिए तैयार होता है तो फिर क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बना लेते हैं और फिर
वहीं जो है वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स हमें दिखते हैं। डीएनए के अंदर ही सभी तरह के, मतलब डीएनए एक ब्लूप्रिंट की तरह है जिसके अंदर सभी चीज छपी होती है कि क्या का कैसे करना है किसी चीज को। और हमारे शरीर के अंदर का डीएनए की वजह से हम पता कर सकते कि हमारा शरीर कैसा, हमारा शरीर कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, कितना ज़्यादा वीक है, किन किन चीज़ों के लिए है। जैसे कि हम लोग कहते हैं कई बार कि एक इंसान है, उसके जैसे कि दो भाई हैं, दोनों भाई हैं तो फिर वो दोनों भाई की आंख सेम है, कई बार उनके हेयर सेम है, तो ऐसा होता है इसलिए क्योंकि दोनों के पेरेंट्स सेम ही है, तो फिर जनरल डीएनए ट्रांसफर होता है, तो फिर उसके जेनेटिक मटेरियल बहुत हद तक सेम ही रहते हैं, बहुत हद तक नहीं, आधा आधा सेम रहता है, जनरली आधा आधा ही सेम रहता है। तो फिर वो जो आधा आधा जो सेम रहता है ना, तो उसकी वजह से मान लो बाल है तो उसके बाल उसके पापा के कलर से मैच करता है, उसके पापा के बाल के कलर से मैच करता है, तो ये सब डीएनए की वजह से ही होता है। ओके, अब इसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के बाद में एकदम मतलब कि स्केलेटन बोल रहा हूँ, बोन की तरह बना हुआ रहता है जो कि एक पूरा स्ट्रक्चर देता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो कैसा दिखता है। बीच में न्यूक्लियस है, उसके साइड में पूरा स्केलेटल वॉल की तरह है। और फिर ये भी दो टाइप में डिवाइड होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सेल न्यूक्लियस से बाकी जगह तक चीजें भी ट्रांसपोर्ट करता है और इसके कुछ दूसरे भी फंक्शंस हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे हम लोग आर्या कहते हैं, वो रफ होता है क्योंकि उसके ऊपर चिपके हुए होते हैं राइबोसोम्स और उनकी मदद से वो करता है प्रोटीन सिंथेसिस। वहीं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है मतलब इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते इसलिए स्मूथ दिखता है, और फिर ये लिपिड्स को मैन्युफैक्चर करता है और उन्हें तोड़ता है, उनका डाइजेशन करता है। ये लिपिड सिंथेसिस करता है। उसके बाद है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी बॉडी, हम लोग इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। ये मेम्ब्रेन बाउंड सब और मतलब कि इसके ऊपर अपनी खुद की एक मेम्ब्रेन है, और फिर ये बना हुआ था एक फ्लैटनिंग स्टैक पाउचेस से, जो कि अलग अलग पूरे की तरह मतलब कि पाउचेस की तरह होते जो कि लाइन बाय लाइन इससे जुड़े हुए रहते, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो। ये इसी यही बताता है कि किसी चीज को कहाँ पे पैक करना है, कैसे भेजना है, कहाँ पे किस सेल ऑर्गेन के पास कौन सा सामान भेजना है, फिर उसका पैकेजिंग जो है उसका पैकेजिंग करता भी है और फिर इसको ट्रांसपोर्ट भी करता है, और फिर यही कंट्रोल करता है गेटवे को। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी यही बताता है कि किस चीज को अंदर आने देना और किस चीज को नहीं। ओके, लाइसोसोम्स जो है ना, मतलब कि सेल जो भी चीज बेकार रहती है तो फिर लाइसोसोम्स क्या रहते हैं, इसके अंदर एसिड रहते हैं जिसे हम लोग एंजाइम्स कहते हैं। तो ये ना बेकार जो चीज हो जाती है तो उसे खत्म कर देते, जलाकर, मतलब कि एसिड में डालें तो चीज बर्बाद ही ना हो जाएगी, खत्म ना हो जाएगी, तो उसी तरह वो खत्म हो जाती है। कई बार जब ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके ऊपर मेम्ब्रेन बनी हुई रहती है, तो फिर ये जो होता है ना, जब कई बार जब सेल पे उस जगह से टकराता है या फिर कुछ प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से लाइसोसोम्स अगर फट जाते हैं तो वो एसिड सेल को ही तबाह कर देता है, वो एंजाइम सेल को ही खा जाते हैं, खत्म कर देते हैं। तो इसलिए ये सुसाइडल डेथ्स भी कहते हैं। ये बैक्टीरिया जो कि बाहर से आते हैं और फिर वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स को भी खत्म करते हैं। और इसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो आर्या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस करता है। ओके, अब माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर खाना तो बाहर से आ जाता है, लेकिन जब वो खाना को प्रोसेस करने के बाद जब उससे एनर्जी निकालने की बात आती है तब आता है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया वो सेल ऑर्गेनल है जहाँ पे डाइजेस्टेड फूड से सेल एनर्जी निकालता है, बिकॉज जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डाइजेस्टेड फूड जब जाता है तो फिर वो क्या करता है ना कि वो उसके साथ ऑक्सीजन को कंबाइन करता है, जिसकी वजह से उस एनर्जी मिलती है, एनर्जी बनती है उससे, उसी से पूरा सेल चलता है।
उसी से पूरा सेल मतलब कि चलता है। अब इसकी इसमें एक बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर एक मतलब कि अपनी खुद की मेम्ब्रेन है, जिसकी वजह से कई साइंटिस्ट ये मानते हैं ना कि सेल ने एक बार माइटोकॉन्ड्रिया को खा लिया, जिसकी वजह से अगर सेल को लगाई तो बहुत ज्यादा काम कीजिए, तो उसने अपने अंदर ही रख लिया, जिसकी वजह से बाद में उसके डीएनए में छप गया और फिर धीरे धीरे अब हर सेल के अंदर अपना खुद का माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब प्लास्टिक जो है प्लांट्स के केसेस में आपको देखने मिलेंगे, जो कि बिल्कुल मतलब कि प्लास्टिक का जो केस है ना, कि जब भी प्लांट्स में जब भी उन्हें खाना बनाना होता है तो लोग सनलाइट वाटर से मतलब कि मिला के अपना एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इसमें से खाना अपना बनाते हैं और फिर इसे बाद में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके एनर्जी बनाते हैं। तो अब इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा पढ़ना फिलहाल तो इतना ही है, लेकिन बाद में आपको इसको पढ़ना होगा क्लास 10th में, आपको इसके बारे में और भी ज़्यादा पढ़ने को मिलेगा। ओके, अब है वैक्यूल्स। जब हम देखते हैं कि वैक्यूल्स के बारे में अगर हम लोग सोचे तो फिर वैक्यूल्स क्या है ना कि स्टोरेज बैग की तरह काम करता है। फूड उसी के अंदर स्टोर होता है और फिर वाटर इसके अंदर स्टोर होता है। नॉर्मल एनिमल सेल में बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन प्लांट सेल में एक बड़ा वैक्यूल हमेशा होता है। और फिर ये जो ना फुल ये अमीबा के केस में इसके पास फूड वैक्यूल होता है, तो जनरली सेल्स अपने हिसाब से वैक्यूल्स को यूज करते हैं, जैसे कि कई फूड्स में फूड स्टोर करते हैं, जैसे कि इन केस ऑफ अमीबा। और प्लांट्स के केसेस में जैसे कि हम लोग एनिमल सेल के केस में तो डायरेक्टली बात छोड़ देते हैं, लेकिन प्लांट सेल के केसेस में उन्हें ये सब जमा करना पड़ता है, तो वो सब यही जमा करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब हम लोग पढ़ते सेल डिवीजन के बारे में। सेल के बारे में तो हमने जान लिया। अब सेल को जब अपने आप को डिवाइड करना रहता है तो फिर क्या करता है, तो क्या करता है ना कि एक सेल अपने जेनेटिक मटेरियल को पूरी तरह से तोड़ता है और फिर अपने सेल के जेनेटिक मटेरियल को बराबर मतलब कि 2 पार्ट में डिवाइड कर दे, जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल होते। ये सेल डिवीजन का बात है, तो बिल्कुल आइडेंटिकल होते फिर वो अपने सेल ऑर्गेनल्स को कॉपी करता है और फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म को करता है और अपने आप को 2 सेल में ब्लास्ट में डिवाइड कर लेता है। फिर उसके बाद उसी के साथ साथ बीच में उसके बाद जब सेल ऑर्गेनल्स तैयार हो जाते तो न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ओके, और ऐसा ही केस चलता रहता है हर बार। जो सेल डिवाइड होने वाला होता है उसे पेरेंट सेल कहते हैं, बाकी को डॉटर सेल्स कहते हैं। ओके, this was for the video. Thank you for watching.